बहुत भारी प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ खुद रखा, फिर जो प्रॉफिट आए उससे मजीद असलाह खरीदा और कॉन्ट्रा रेबल्स को दिया। यानी और ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी कि ऑफिशियली कोई अमेरिकन फर्म या अमेरिकन कंपनी ईरान से डील नहीं कर सकती थी उस जमाने में, क्योंकि ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई थी अमेरिका ने, मगर इसलिए कि ईरान इराक जंग जारी रहे। वो नहीं चाहते थे कि ईरान इराक जंग खत्म हो, ईरान कमजोर पड़ रहा था, लिहाजा ईरान की भी मदद करना चाहते थे। वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाया हुआ था उन्होंने उस वक्त। दूसरी तरफ लेबनान में इनके कई एजेंट्स कई गिरफ्तार हो गए थे, हिजबुल्लाह ने अगवा कर लिए थे। उनकी रिहाई के लिए भी ईरान ने शर्त लगाई थी कि अगर आप हमें असलाह देंगे तो हम उन आदमियों को छुड़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये सारे काम इलीगल थे अमेरिकन कानून के तहत, और CIA ने सारा ऑपरेशन फंड किया ड्रग मनी से, ड्रग कार्टेल्स के जरिए। और ये एक्सटेंसिव ऑपरेशंस वियतनाम से लेकर साउथ अमेरिका तक इनका जो गोल्डन ट्रायंगल से नेट निकलता है और साउथ अमेरिकन इंसर्जेंसी और बगावतें बर्पा करते हैं, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय ड्रग्स। ये CIA का एक बहुत पुराना स्टैब्लिश तरीका है जिसमें कोई वैल्यूज नहीं है। नतीजा ये है कि ये ड्रग कार्टेल से जब डील करते हैं तो फिर ड्रग उनको ऑब्लाइज भी करते हैं। इसका मतलब है टनों के हिसाब से कोकेन, हेरोइन और हार्ड ड्रग्स यूरोप और अमेरिका और दुनिया के बाकी शहरों में डिलीवर की जाती है CIA ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, एयर अमेरिका में, या इस किस्म के CIA के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के जरिए। ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, हम ये अपनी तरफ से नहीं बना रहे। तो जो बात हम आपको अब हम मजीद जो आपको आगे वाकयात बताएंगे, you'll be amazed। जैसा कि हमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप बाहर विजिट करो तो आप देखेंगे कि जूस के तमाम तर इलाके या सेटलमेंट सेपरेट हैं। बेशक आप किसी भी कैपिटल सिटी में जाएं या किसी भी मेन एरिया में जाएं, जूस के सेटलमेंट्स अलग है, उनके स्कूलिंग सिस्टम्स अलग हैं। तो क्या उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या प्रोटेक्ट करके रखा है इस सारी? ये बात अगर आप प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायोन पढ़ें तो ये बात बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने लिखी हुई है कि हम नॉन ज्यूज की नस्लों को, बच्चों को, खानदानों को, माशरों को तबाह करेंगे और अपने बच्चों को, सोसाइटीज को अपने और बचा के रखेंगे, उनके अखलाक, उनके किरदार, हमेशा ज्यूज अपने गेटोज अलग बना के रखते हैं जहां पे सोसाइटी से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आपके नोट नहीं करते हैं कि पूरी दुनिया को जिन खुराफात में इन्वॉल्व करते हैं, इसराइली खुद उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। इसराइल की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, कोई आपको उनको वो वक्त जाया करते हुए आपको सो कॉल्ड स्पोर्ट्स में नजर नहीं आ रहे होते, वो किस किस्म की एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। दे आर हार्ड कोर टू द बिजनेस। वो अपने आप को सर्वाइव कराने दुनिया में क्लैंडस्टाइन, कवर्ट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ट्रेड, सेलिंग ऑफ वेपन्स, हुकूमतों के तख्ते लौटना, वो इन कामों में मसरूफ है। बाकी पूरी दुनिया को ड्रग्स में, फवाशी में, अय्याशी में, बदकारी में, पूरी तिजारत में, ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, सूद में, रिबा में, इन चीजों में फंसा हुआ है। उन्होंने अपने आप को बचा के रखते हैं। गोल्डन ट्रायंगल एक फार ईस्ट में एक इनका एक रीजन था जहां से ये पैदा करते थे। अफगानिस्तान में 1979 के बाद जब CIA को मौका मिला अफगानिस्तान में दाखिल होने का, ये एक रीजन इनको और मिला जहां पे इन्होंने ड्रग्स की प्रोडक्शन या कल्टीवेशन शुरू करने का प्लान किया। अफगानिस्तान जहाद के दौरान बहुत सारे एसेट्स CIA ने ऐसे भी क्रिएट किए कि जो इनको वो ड्रग सप्लाई देना डिलीवर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये अपने क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। उसमें ड्रग का पैसा इन्वॉल्व था, नॉट एवरीथिंग वाज ड्रग्स, बट देयर वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग मनी इज वेल इन्वॉल्व। बड़े बड़े ड्रग डीलर उस जमाने में पैदा हुए पाकिस्तान में, और इस इलाके में जो पैदा हुए वो सारे अफगानिस्तान जहाज के वक्त की पैदावार है जिनको CIA ने स्पॉन्सर किया। आई वुड लाइक टू क्लियर कंक्लूजन हियर फॉर व्यूअर्स आल्सो। जैसे कि आपने मेंशन किया कि हेरोइन एंड कोकेन एंड काफी क्लास ए ड्रग्स जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लैबोरेटरीज में प्रिपेयर की गई हैं। साथ में आपने मेंशन किया कि अफगानिस्तान में जब प्रेजेंस आई अंग्रेजों की और वहां से उन्होंने काश्त शुरू की, तो हेरोइन की प्रोडक्शन अफगानिस्तान को क्या इंडिजिनस नहीं थी? और ये टेक्नोलॉजी बहुत अहम सवाल आपने किया और बड़े एक गैर मामूली वाकयात हैं कि जो इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। देखिए, ओपियम अफगानिस्तान के प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है। ओपियम भंग जो है उसको प्रोसेस करना पड़ता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, केमिकल है ये, जिसके बाद ये हेरोइन बनती है। एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा केमिकल है जो सिर्फ यूरोप और अमेरिका में बनता, पाकिस्तान में नहीं बनता, शुक्र है कि नहीं बनता। और एक अजीबोगरीब बात हम आपको बताएं कि अब जब भी अमेरिकन का इन्फ्लुएंस हुआ है इस इलाके में, पूरे यूरोप से और दुनिया से ही एसिटिक एनहाइड्राइड के कंटेनर्स खरीद के ये अफगानिस्तान भेज रहे हैं ट्रांजिट ट्रेड के जरिए। यानी पाकिस्तान का चूंकि अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, अफगानिस्तान के कंटेनर कराची पोर्ट पे आते हैं और यहां से बगैर खोले शिप किए जाते हैं, खैबर के रास्ते ये अफगानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान को इजाजत नहीं है इनको खोलने की। इन कंटेनर्स में एसिटिक एनहाइड्राइड की बैरल्स आफ्टर बैरल्स टनों के हिसाब से जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप में पता नहीं है इन लोगों को कि अफगानिस्तान में एसिटिक एनहाइड्राइड जा रहा है तो किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? अगर यकीन कीजिए, मैं बात आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स
दिन रात सरफरोशी से जान मार के इन ड्रग्स को ना रोक रही हो ना पाकिस्तान में आने से, हजारों टन तो ये सड़क पे ही जला देते हैं पकड़ पकड़ के। अगर ये ना रोक रही हो तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के हाथ में हेरोइन के सिगरेट्स हों। देखिए, हम आपको सिर्फ एक मिसाल देते हैं। अफगानिस्तान सोवियत इन्वेजन के दौरान, सोवियत एरा में बहुत बड़ी एक फैक्ट्री बन गया था ड्रग्स की, ड्रग्स प्रोड्यूस, क्योंकि इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, खाने पीने के लोगों को कुछ नहीं था, और जंग की हालत में जब कोई कंट्रोल ना हो, कोई खुराक ना हो, कोई खाना ना हो, तो लोग मजबूरन भी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, और लोग गए। रूसियों ने भी ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू की, रशियन आर्मी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ड्रग्स की बन गई। ये भी अमेरिकन चाह रहे थे कि ड्रग को इसलिए उन्होंने कल्टिवेट करवाया था कि मकसद ये था कि रशियन आर्मी को ड्रग्स में डाल दिया जाए, और ये हुआ कि तमाम के तमाम हजारों टन के हिसाब से साल में, कई सालों में ड्रग जो थी वो स्मगल होकर रशियन आर्मी के जरिए सेंट्रल एशिया में गई, और रूसी एम्पायर को तबाह करने में ड्रग्स का बड़ा रोल था। इनकी फौजें लड़ती नहीं थी, सिपाही, मुझे याद है, यानी हमने अफगानिस्तान में देखा है कि रशियन सोल्जर्स एमुनिशन एक्सचेंज करते थे ड्रग्स की लिए, यानी ड्रग्स हेरोइन लेते थे और एमुनिशन और गन्स और वेपन्स और ग्रेनेड्स दिया करते थे, यानी रेजिस्टेंस को। ये बाकायदा ट्रेड होता था वहां पे। और दूसरी तरफ जो ड्रग माफियाज और कार्टेल्स थे, जो हमने अर्ज किया कि CIA स्पॉन्सर्ड और बैट थे, उनको एक एक्स्ट्रा आमदनी का एक अपने क्लैंडरस्टाइन ऑपरेशंस के लिए सिलसिला मिला हुआ था अफगानिस्तान से। ये एक बड़ी अहम नोट करने की बात है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आए 1995 में, और 6 साल के अरसे में 2001 तक तालिबान रहे हैं, अफगानिस्तान में ओपीएम प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। ये UN रेकग्नाइज फिगर्स हैं, बहुत थोड़ी ओपीएम दुनिया की, यानी गोल्डन ट्रायंगल पहले बंद हो चुका था। इस इलाके को ये गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, यानी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का जो इलाका, चूंकि मुसलमान ने लिहाजा क्रेसेंट दे दिया। अब इस इलाके में पहली मर्तबा तारीख में हुआ है ये कि ड्रग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी इस पूरे खित्ते से, और तालिबान ने की थी। तालिबान के जाते ही यूं ही अमेरिकन पहुंचे हैं अफगानिस्तान में, इन्होंने बाकायदा ड्रग्स कल्टिवेट करवानी शुरू की हैं उन इलाकों में जहां अमेरिकन और नेटो प्रेजेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इस वक्त हाल यह है कि अफगान ड्रग इकोनॉमी $150 अरब तक पहुंच गई है अप्रोक्सीमेटेड, $150 बिलियन। जी, ओके। सो हमारे सवाल का जवाब जैसा अब ये हुआ कि 1863 में ड्रग हेरोइन वाज इन्वेंटेड इन अ लेबोरेटरी इन जर्मनी, लेकिन अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में उसकी आमद काफी लेट हुई है इन रिसेंट डेकेड्स एक्चुअली। इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर ब्रेक।